हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण को कवर कर रहे हैं। किसके लिए? यूपी डबल एस सी यानी मतलब ये आपका ये है यानी और मतलब दोनों एक साथ। क्या बात है। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन है ये हमारा, जिसमें जूनियर असिस्टेंट से लेकर स्टेनोग्राफर से लेकर के और लेखपाल, वीडियो और अन्य डिफरेंट टाइप के अन्य और डिफरेंट, हाँ एक साथ बोल दिया, डिफरेंट टाइप के पोस्ट आती हैं। जैसे अगर हम बोलें 1900 पे ग्रेड से ले करके, अब पे ग्रेड क्या है आप लोग जानिए समझिए, गूगल पे सर्च करिए, 4600 पे ग्रेड तक की पोस्ट आती है, जिसमें हिंदी का अच्छा खासा सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, इसके क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसमें जूनियर असिस्टेंट की जो दो टाइप की पोस्ट आ चुकी है, एक बार 2022 वाले पेट के साथ पेट और 2023 वाले पेट के साथ आ गई है भर्ती। अभी इसका मेंस होने जा रहा है 22 वाले के साथ, और 23 वाले का अभी फॉर्म भराया है, देखिए कब होता है। और ये स्टेनोग्राफर का भी है, स्टेनोग्राफर का भी मेंस आने वाला है, इसका भी शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। तो इसमें एक अच्छा खासा एक बृहद बृहद सिलेबस है। करीब 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 29 या 30 के हैं, 30 टॉपिक या अध्याय हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि 30 मार्क्स का ही है टोटल, अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। अब उसमें टाइम टू टाइम सिलेबस में परिवर्तन होता रहता है, संशोधन होता रहा, लेकिन हम मोटा मोटी पूरा हिंदी को कवर करेंगे। इन शॉर्ट अगर हम बोलें एक लाइन में, तो हम पूरा हिंदी को अच्छे से कवर करेंगे, हिंदी को। ठीक है, हिंदी को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और इस जर्नी में देखते हैं कहाँ से कहाँ तक क्या क्या की चीज़ें होती। परिभाषा भी देखेंगे हम, ठीक है, परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के साथ PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके साथ बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको रट जाएगा। मेरा कहने का एक लाइन है कि PYQ के थ्रू हम इसकी गहनता के स्तर तक जाएंगे। दैट्स इट। आइए हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। टॉपिक क्या है? अव्यय। ये 8वां है, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा इस अध्याय से PYQ के रूप में। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस वेद का उदाहरण है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। बताइए। संबंध दिखा रहा है, ठीक है, संबंध दिखा रहा है, तो संबंध बोधक ही है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि हिंदी है ये, सिली सिली मिस्टेक की वजह से बहुत एरर आता है और गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। वाक्य सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। वे अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध है वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक। साफ साफ है। जो अव्यय होते हैं, ठीक है, अभी अव्यय क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं। ये सब लोग चल रहे थे, सबकी गाड़ी चल रही थी, एक मोटा मोटी बता रहा है, लेकिन बीच में एक आया टिनटिना टाइप का अव्यय, इससे इसको जोड़ा, उसके साथ साथ ऐसा का क्या काम कर दिया, इसको भी इसके साथ जोड़ दिया, तो ये अव्यय का काम करता है। यही है टिनटिना हुआ। ठीक है, मैं अपनी देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर भी उपर्युक्त वाक्यांश में सहचरा सहचर वाचक संबंध बोधक अव्यय के साथ के संग के सहित का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये अव्यय कौन हो गया? के सहित। समझ में है? आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी चीज़ें। आप जुड़े रहें, थोड़ा सा उम्मीद और भरोसे के साथ, विश्वास के साथ लगे रहिए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग या यूँ कहें नेगेटिव नकारात्मक विचार मत रखिएगा मन में, ताकि यार कैसा पढ़ा रहा है ये भाई, ज़रूरी है अभी जो चल रहा है उसको करने दीजिए, चलने दीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से चलेगा, ये होता ही रहेगा, परेशान मत होइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना कुछ तुम, ठीक है, चारों मैंने पढ़ दिया, अब बताइए। बिना की बात हो रही है, क्योंकि उनके बिना, इनके बिना तुम कुछ नहीं हो, जो भी तुम कुछ हो, ठीक है। और वो अलग हैं, ये अलग हैं, लेकिन अगर बिना की बात कर दिया तो ये वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? ये बिना वाला ही है, बीना नहीं है, बिना, ठीक है। बिना तो जगह है MP में, ये बिना है, बिना। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में बिना जो शब्द है संबंध बोधक शब्द है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड।
3 नंबर का प्रश्न है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तुम अच्छे खिलाड़ी हैं? ये होगा बताइए। परिमाणवाचक की बात हो रही है। इस बार बहुत ओले पड़े मतलब किसी चीज़ की वो बता रहा है, वैल्यू या क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो परिमाण की बात कर रहा है। क्वांटिटी मतलब कितने ज़्यादा पड़े, कम या ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, तो वही है, सीधी सीधी बात है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यही हो गया, बहुत बहुत वाला हो गया। मुझे लगता है यही सही है और सही भी है। व्याख्या देखते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में, मैंने अभी बताया, के बारे में बताते, क्वांटिटी, वे शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, वाक्य में बहुत शब्द से बारिश होने की मात्रा के बारे में ज्ञात हो रहा है। यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा है हमारा मनोभाव का मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। पहला है विकल्प बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अनुबंध बोधक। बताइए। कहने का मतलब ये है, संबंध नहीं रहता है, विस्मय पर्यट वो कर देते हैं, आके ऐसे बीच में आकर के क्या गोबर गुड़ गोबर कर देने वाले, गुड़ गोबर करने वाले क्या यही है विस्मयादि बोधक, गुड़ गोबर सही है, सही है, सही है, गुड़ गोबर करने वाले हैं। ठीक है, जिन अवयवों से हर्ष हर्ष शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य के किसी विशेष पद से ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें विस्मयादि, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं आकर के आपका मूड खराब करे जाते हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं या ऐसे कुछ जानने वाले भी होते हैं, आपकी अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होती है ऐसे, लेकिन बीच में आकर के कुछ ना कुछ कचड़ा मुंह से निकाल के चले जाते हैं, हालांकि उनसे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो ऐसा बोल के जाएंगे, यार तू अगर अच्छे से कर लेता, पढ़ाई कर लेता या तेरा सिलेक्शन हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, आंधी तूफान हो जाता, न जाने क्या हो जाता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत विस्मयादि बोधक वाले जो इसकी जो ये पात्रता है, इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, हाय, ये नहीं होता, हाय अब क्या, अब मैं क्या करूं, अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगे, अरे अलग भाव में है, ये अलग भाव में, हाय अलग भाव में, ये अलग भाव में। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जेगरेट करके बताया था, बढ़ा चढ़ा के बताया था, ताकि आपको समझ में आ जाए विस्मयादि बोधक की बात क्या हो रही थी। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर हम अग्रसर होते हैं, उन्मुख होते हैं, बढ़ते हैं। मैंने जानबूझ करके इस बार आंसर को छुपा लिया है ताकि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़े। ठीक है, बताइए बताइए बताइए, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, मैं भी पढ़ देता। 5वां है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए कितने प्रकार के होते हैं, बताइए, सोच के बताइए, सोच के। 3 प्रकार के। ठीक है, आइए देख लेते हैं, सबको बारी बारी से देख लेंगे, समझा भी दिया जाएगा। कहने का मतलब है ये है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताते हैं या विशेषण की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मूल क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते। ये खुद ऐसे हैं जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि। अब यौगिक क्रिया विशेषण कौन है? मूल हो गया या फिर यौगिक हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है। जैसे देखते, देखते था इसके साथ जोड़ दिए हुए, वहां था उसके पर जोड़ दिए पर, यहाँ था तक जोड़ दिए तक हो गया, देखते हुए वहां पर, यहाँ पर। तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण को कहते हैं जो बिना रूपांतर के किसी विशेषण स्थान में आते हैं, जो बिना रूपांतर के किसी विशेषण स्थान में आते हैं, स्थानीय है। ठीक है, कोई रूपांतर, कोई चेंजिंग नहीं होता। हो गया।
आइए अभी इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है 6वें नंबर का प्रश्न है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। अभी रूप के अनुसार था, अभी अर्थ के अनुसार होते हैं। 1, 2, 3, 4 कौन से? तो 4 प्रकार के होते हैं। आइए थोड़ा सबके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं, इन अ ब्रीफ एंड डिटेल। ठीक है, आइए देखते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये ऐसे क्रिया विशेषण हैं जिनसे स्थान और दिशा की सूचना प्राप्त होती है। इसी आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थान वाले हो गए, स्थिति के साथ हैं और दिशा के साथ हैं। ये स्थिति ये चल रही है और दिशा इधर है कि इधर है, इधर इधर। देखिए मैं मतलब इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप थोड़ा सा पढ़िए इसको। स्थितिवाचक क्या होते हैं? यहाँ यह स्थिति हो गई, वहाँ स्थिति हो गई, कहाँ हो गई, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, दाएं बाएं आगे पीछे सब। ठीक है। अब दिशावाचक, इधर उधर, चारों ओर, किधर, जिधर, ये सारे शब्द हैं, ये स्थितिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, स्थिति में ये उस स्थिति के बाद दिशावाचक क्रिया हो गए। स्थान की बात हो गई। अब आइए कालवाचक की बात करते। कालवाक्य, कालवाचक, कालवाचक क्या है? काल का मतलब वही समय, टाइम। काल या समय की सूचना प्राप्त होती है। 3 भेद होते हैं, जैसे समयवाचक हो गया, अवधिवाचक हो गया, पौनः पुण्यवाचक, पौन्य, पौनः पौनः। ठीक है, पौनः पुण्यवाचक। ठीक है, पहले देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। समयवाचक क्या हो गया? कल हो गया, परसों हो गया, जब हो गया, तब हो गया, अब, तब, जब, तब, कल, परसों, नरसों, तरसों हो गया। अवधिवाचक आज, कल, नित्य मतलब डेली, सदा, हमेशा, सतत, सतत मतलब रेगुलर। ठीक है। अब आइए पौन्यवाचक, एक, बार बार, बहुधा, प्रतिदिन, रिपीटेड, रिपीट जो हो रहा है बार बार। ठीक है, जैसे ये हो गया, आज यहाँ हो गया, फिर ये हो गया, फिर अगली बार फिर आकर के फिर यहाँ हो गया, रिपीटेड की बात हो, ये ऐसा कुछ होता है, समझ जाइए। कालवाचक बात हो गई। कालवाचक में समय, अवधि और पौने हो गया। नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा। अब आया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, ये अनिश्चित संख्या व परिमाण का बोध करते हैं। यथा, बहुत, जैसे यथा मतलब उदाहरण है, बहुत, लगभग, जरा, कितना, जरा है। ठीक है, बहुत, लगभग, कितना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा है क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 था, 4 तरफ के हो गए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसे निश्चय, निश्चय बोलते हैं, अनिश्चय बोलते हैं, कारण बोलते हैं, निषेध बोलते हैं, आदि का बोध होता है। यहाँ जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, ऐसे, वैसे, शायद, हाँ, जी, नहीं, मत, भी, मात्र। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्या, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ते पढ़ते बोल रहे थे कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 हो गया। चारों में हम लोगों ने क्या कर दिया? स्थानवाचक कर दिया। स्थान वाले में 3 भेद हैं, स्थिति, दिशा और हाँ, स्थान वाले के 2 हैं। ठीक है, ये 2 स्थान वाले के 2 हैं, स्थिति और दिशा हो गए। कालवाचक में 3 हैं, समय हो गया, अवधि हो गया और पौना हो गया, बार बार रिपीट वाली बात हो गई। और परिमाण वाले में क्या दिखता है? परिमाण वाले में भाई यथा वथा बहुत टाइप की हो गई, जरा, कितना। और रीतिवाचक में क्या हो गया? निश्चय, अनिश्चय, कारण, कारण, अथा, ऐसे वैसे तैसे। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखेंगे, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, जो किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? 4 वाक्य दिए हैं। ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। बताइए, 7वां प्रश्न है, सोच के बताइए। संबंध की बात हो रही है, इसके पीछे आ रहा है, जुड़ा हुआ एक से साथ, काम तो था, इसके पीछे आया है। ठीक है, ठीक है, मैं काम के पीछे आया था, तो इसका आंसर डी होगा, 7वां। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, व्याख्या देख लेते हैं। डी है, वाक्य में मैं काम के पीछे आया था में संबंध बोधक अव्यय पीछे का प्रयोग किया गया है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थ के आधार पर इसके 13 भेद होते हैं। क्या बात,
13 बोध होते हैं भैया संबंध वाले, जोड़ लीजिए, दिमाग का दही होने से बचा लीजिए अपने आप को, दिल दिमाग हृदय किडनी सब कुछ ध्यान से सुनिए। आगे, पीछे, बाद, पहले, पास, भीतर, बीच, तरफ, और, जरिए, निमित्त, खातिर, बगैर, बदले, एवज, तरह, सरीखा, खिलाफ, पर्यंत, उपेक्षा इत्यादि संबंध बोधक अव्यय हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 8वां प्रश्न है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ठीक है, पहला है समुच्चय बोधक, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। चारों में से कौन सा ऑप्शन है बताइए? ऑप्शन कौन सा है? समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। जिन शब्दों में समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अगर हम देखें पर, किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, व, लेकिन, इसलिए, अतः, एवं, एवं आते हैं, वहां पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, 9th नंबर का, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए। गुणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम प्रतिदिन की बात कर रहा है, अभी अभी आपने अभी पढ़ा है, अभी प्रतिदिन की बात हो रही है। ठीक है, गुण तो है नहीं, गुण की कैसी किसी बात हो रही है। स्थानवाचक की बात नहीं, किस दिशा में, कहाँ, किस जगह। परिमाण की बात नहीं है कि कहाँ, कितना और किस जगह। काल की बात हो रही है, प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात हो रही है। सोच लीजिए, आप दिमाग लगाइए एकदम, बिल्कुल कालवाचक है, अभी हमने देखा है। तुम प्रतिदिन खेलते हो वाक्य में प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का समय बतलाते हैं, उन्हें कालवाचक विशेष क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, परसों, प्रायः, अक्सर, बाद में, तब, जब, सदा, प्रतिदिन इत्यादि। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां है हमारा, मनोभाव के अनुसार हटो, हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? संबोधन है, चेतावनी है, धिक्कार है, विस्मय है। बताइए कौन सा है? अभी हमने एक रिश्तेदारों की बात करके आपको समझाया था, आप इसको जोड़ लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। चेतावनी है, हटो, हटो, जाओ, हटो। इतना रील, इतना सब कुछ देखते हैं, आपको तो इतना समझ में आ ही जाना चाहिए, आई थिंक सो। 10वां नंबर का प्रश्न है। आइए, 10वां मतलब प्रश्न था और उसका बी आंसर सही था। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, जिन शब्दों द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, प्रशंसा आदि मनोभावों का व्यक्त किया जाता है वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। मनोभाव के आधार पर इसके प्रमुख भेद हैं। जैसे विस्मय, आश्चर्य, अहो भाग्य हमारे आप जो, अहो, अरे, क्या, क्या, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है। शोक, पीड़ा, ग्लानि, हाय, उफ, हाय, उफ। ठीक है, ये मतलब मैंने ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दे दिया भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, हाय बोलते नहीं, मैं पढ़ के थोड़ा सा। प्रशंसा, शाबाश बाहुबली, वही वाला। अति सुंदर, अति सुंदर। चेतावनी, क्या बात है, चेतावनी, बचो, हटो यहां से, सावधान। संवेदना, हाय हाय, हाय हाय, तौबा तौबा। ठीक है। तिरस्कार, छी छी छी, धिक, तिरस्कार, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर। ठीक है, समझ में आई चीजें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, तो बोलता है, तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर जो है शब्द कौन सा अव्यय है? विस्मयादि है, संबंध बोधक है, निपात है और संयोजक है। बताइए। 11 का सी है, निपात है।
PDF सेट करते समय मैंने पढ़ लिया था। कहने का मतलब आंसर सी है इसका। व्याख्या देखते हैं। तुम दिन भर घूमते रहते हो। वाक्य में भर जो शब्द है निपात है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात अवधारक कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र। जैसे अगर निपात वाले कितने हैं, भी होता है, तो होता है, तक होता है, केवल ही होता है, ही होता है, मात्र होता है। ये निपात है। आइए बढ़ते हैं। तो भी इसमें तो था ही। हाँ, ठीक 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 ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12वां नंबर प्रश्न हमारा। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबोधक संबंध बोधक है? सविभक्त, सविभक्तिक, 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 निर्विभक्तिक, मौलिक, यौगिक। क्या बात है, मौलिक है। पूर्वक की बात है, मौलिक की बात हो रही है। उतना टफ टफ जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी है भाई, हिंदी। व्याख्या है। उपरोक्त वाक्य में क्या है? पूर्वक शब्द मौलिक संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। प्रथम है मौलिक संबंध बोधक, दूसरा है यौगिक संबंध बोधक। मौलिक वाला है पूर्वक। मौलिक वाले के उदाहरण है पूर्वक, बिना, पर्यंत, नाई। नाई, ठीक है। और यौगिक वाले हो गए क्या? अपेक्षा, तुल्य, समान, चलते, लिए आदि। ठीक है, दोनों देख लिया। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर है। मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर हूं, बताइए। मैं था, आया हूं कहाँ? वहां। तो यही तो हुआ ना, अव्यय जोड़ तो रहा है। ठीक है, अव्यय तो था। वहां अव्यय शब्द है। अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इनसे कोई मतलब नहीं है। वे वहाँ, वो वहाँ, कुछ भी उसमें जगह राम सीता वहाँ, और भी लोग पूरे मोहल्ला आ जाए तब पर भी वहाँ वहाँ ही रहेगा। इसमें बदला ही नहीं होगा। ऐसे शब्द जो हैं हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका अव्यय नहीं होता, अतः अव्यय हैं। क्या बात है, इनका व्यय नहीं होता इसलिए अव्ययी हैं। क्या बात है, अव्यय, अव्यय, व्यय या अव्यय। मतलब जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन, ये हमेशा इसी तरह से हमेशा लिखे जाते हैं। जैसे अगर अभी की बात हो गई, अभी तो किसी के साथ रह सकता, मेरे साथ भी हो सकता है, तुम के साथ होगा, तुम्हारे के साथ हो सकता है, नाना के साथ हो सकता है, नानी के साथ हो सकता है, उनके साथ हो सकता है, टीचर के साथ हो सकता है, मोदी जी के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। इसी तरह से वहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न है। उसने कटोरा भर दूध पिया, तो पीने दो। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? साफ साफ दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, यही दिख रहा है। कटोरा, दूध, भर, पिया। 14 नंबर प्रश्न है, बताइए। अरे भाई, कटोरा, उसने दूध तो पिया है, भर पिया है, बस हो गया। तो अव्यय यही होगी, ये हमेशा रहेगा। अगर बोले 10 लोगों ने जी भर खाना खाया, तो हो गया, तभी भर रहेगा। 100 लोग रहेंगे तभी जी भर खाना खाया। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? इशारा समझिए। भर वाला जो शब्द है यही अव्यय है, ये कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, यही है 14 नंबर। आंसर का देखते हैं, इसका सी है। दिए गए वाक्य में भर शब्द अव्यय है। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है क्योंकि लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण इसके रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा होगा, बहुत टफ तो नहीं बना रहा हूं मैं। 15 नंबर है। वह एक सप्ताह बाद आया है। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक बाद आया, कौन सा है? बताइए सोच के।
सी बाद, क्योंकि देखिए वह एक सप्ताह हो गया उसके बाद आया है, लेकिन बाद बीच में जोड़ रहा है ना, इसको डिपेंड कर दे रहा है, इसके साथ मैच कर दे रहा है, यही तो है बाद। ये बाद सबके अकेला ही रहता है, ऐसा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगले पीडीएफ पे चलते हैं। इसका व्याख्या देख लेंगे 15 वाले का। 15 वाले का व्याख्या देख ले तो भैया। हम्म हम्म सी है, वह एक सप्ताह बाद आया। वाक्य में बाद जो है शब्द क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह कल अवश्य आएगा, ठीक है। इस वाक्य में आएगा क्रिया है, लेकिन अवश्य की बात हो गई क्रिया विशेषण होगी, इसकी विशेषता बता रहा है। अवश्य शब्द क्या क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे मतलब धीरे धीरे, कब, पर्याप्त, अवश्य। इसको बार बार देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे, कब कब, ठीक है, हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप दिख गया तो दिख ही गया। 16 नंबर का प्रश्न है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। क्षेत्र, क्षेत्र नहीं क्षेत्र। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे बढ़ी, बताइए। युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, आगे ही है, संबंधवाचक शब्द है, एक दूसरे को जोड़ रहा है, ठीक है, आगे को ही जोड़ रहा है। इसकी जगह पीछे भी रहता तब भी होता। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, वाक्य में संबंधवाचक शब्द है, आगे है, ठीक है। जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पहले, बाद, अब तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण, आसपास इत्यादि, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न ये है, 17 नंबर प्रश्न ये क्यों घूम रहा है, हाँ 17। वह आया और मैं गया। अब देखिए इसमें क्या है, समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है भाई? वह है, आया है, और है, गया है, कौन है इसमें से बताइए? और है, क्योंकि वह तो आया, जो आया उस, और मैं गया तो और के साथ जोड़ रहा है ना, तो और ही है समुच्चय बोधक, जोड़ रहा है। वह आया और मैं गया में समुच्चय बोधक शब्द और है, जो वाक्य दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तथा, और, परंतु, अतः, इसलिए, वरन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर का। हाय, अब मैं क्या करूं, हाय मैं, अब मैं क्या करूं, हाय दैया, हाय भैया, हाय पापा, हाय मम्मी, है ज़्यादा, ऐसा करके होता है ना, उसी तरह से है। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। समझ में आ गया आपको, अगर आपने वो इबारती वाला वो परिभाषा पढ़ा होगा तो, ठीक है। पहला है हाय, दूसरा है अब, तीसरा है मैं, चौथा है क्या। इसमें से कौन सा विस्मयादि बोधक है? मैंने बताया ना, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं आकर के मूड खराब करके चले जाते हैं, दिमाग का गुड़ गोबर कर देते हैं, तो उन्हीं में से एक ये भी विस्मयादि बोधक शब्द भी होते हैं। तो बताइए कौन सा गुड़ गोबर कर रहा है आपका दिमाग? 18 नंबर क्वेश्चन में हाय जो है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, आकर के विस्मय फैलाया है। हाय, अंग्रेजी वाला है नहीं, हाय दैया। मैं अब क्या करूं, वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द है हाय, जो अव्यय शब्द हर्ष, उल्लास, हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, अच्छा, क्या, छी छी, अरे, हे, इस टाइप की। वाह, ये होता नहीं वाह। 18 हो गया। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। बोलता है, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? के निकट क्या है बताइए। समुच्चय बोधक शब्द है, संबंध सूचक शब्द है, सर्वनाम है, संज्ञा है, कौन सा है बताइए। संबंध बना रहा है एक दूसरे के साथ, मुंबई और पूना को जोड़ रहा है, निकट वाला, तो ये इसको क्या बोलते हैं? संबंध सूचक शब्द। व्याख्या देखते हैं।
बोलता है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए निकट संबंध सूचक शब्द है जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है। संबंध सूचक शब्द कहलाता आगे, पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, सामान, ऐसे, समान है, समान नहीं समान, जैसा इत्यादि। ये क्या है? संबंध सूचक शब्द की एक लिस्ट है या सूची है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देख लेते हैं संबंध सूचक ऐसे शब्द होते हैं अब जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ने बताकर एक वाक्य पद का संबंध दूसरे शब्द वाक्य से पद से कराता है। संबंध समुच्चय बोधक। अच्छा ये समुच्चय है, वो संबंध था, ठीक है, समुच्चय बोधक है तो शब्द कहलाता है। जैसे किंतु और लेकिन, बल्कि, इसलिए, इस टाइप के जो वर्ड हैं समुच्चय बोधक। बार बार तो पढ़ रहे हैं, हर बार क्वेश्चन में तो देख ही रहे हैं, इस बार भी देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है। जैसे राम, गंगा, मकान, मेज इत्यादि। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उनका, ये तो पता ही है सबको, उसमें क्या है। 20वां नंबर प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे क्या है? रेखांकित शब्द क्या है बताइए? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है और संज्ञा है। बताइए लिखना क्या है? क्रिया। इसकी विशेषता बता रहे हैं, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे से धीरे धीरे हो गया, तो क्रिया विशेषण ही है। 20 नंबर देखते हैं। व्याख्या। रेखांकित शब्द धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 21वां। मैं आज मैं आज तक परीक्षा में सफल ही नहीं नहीं ओके ओके मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। ये कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, लगातार फेल ही नहीं हुए कभी। रेखांकित शब्द को पहचानिए, क्या है ये? निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, कौन सा है? लोगों को समझ में आ गया होगा जो जिन्होंने देखा होगा अच्छे से। तो ये निपात ही तो है, तक। ठीक है, निपात है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं 21वें का आंसर है ये। इतने सारे तो निपात हैं। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द तक, ये जो तक है निपात है। निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तथा इनका लिंग वचन नहीं होता। निपात को सामान्य रूप से अव्यय मानते हैं किंतु ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। अब जो भी होते हैं देखते हैं। 9 प्रकार के होते हैं, देखें 9 प्रकार के कौन से हैं भाई। सकारात्मक निपात, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। स्क्रीन फॉट ले लीजिए, स्क्रीन फॉट। सकारात्मक निपात होता है हाँ जी, हाँ हो गया, उसके बाद जी, जी आदि। ठीक है। दूसरा है नकारात्मक निपात, नहीं, जी नहीं आदि। तीसरा है निषेधात्मक निपात, मत, खबरदार, इस टाइप के। चौथा है प्रश्नबोधक निपात, क्या, कब, कौन आदि। पांचवा है विस्मयादि बोधक निपात, काश, काश की, अरे, इस टाइप। छठवां है बलदायक निपात, तक, पर, सिर्फ, ही, केवल आदि। सातवां है तुलना बोधक निपात, सा, तुम सा, उस सा, ऐसा। आठवां है अवधारणा बोधक निपात, ठीक, करीब, लगभग इत्यादि। नौवां है आदर बोधक निपात, निपात, जी, जी 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 आदि। समझ में आई चीजें? आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही है, जो भी है ऐसा ही है। हिंदी है, इतना आसान नहीं होता जिस लोगों को बोल लगता है कि हिंदी में कर लूँगा। बड़े बड़े तेल लोगों का तेल निकल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो अगली, हाँ अगली बार
जब भी आएगा इस तरह से तो हम लोग इसको देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है रेखांकित शब्द को पहचानिए, क्या है? सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है या उपसर्ग है? बताइए। 22वां नंबर प्रश्न है, इसके बारे में आप लोगों को इल्म गैब होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है निपात। ठीक है, क्यों है, कैसे है, आपने ठीक ठाक से अच्छे से समझ लिया है। अब ऊपर देख लेते हैं ना भाई, ऊपर भाई 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 ये है ना बलदायक निपात, ये है ही, तो यहाँ भी यही है। अब चलते हैं, इसका देख लेते हैं क्या नाम है इसका। व्याख्या। वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल अथवा अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, जैसे ही हो गया, भी हो गया, तो हो गया, तक हो गया, मात्र हो गया, तब हो गया, भर हो गया। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 23 नंबर जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। देखिए क्या है, क्योंकि बहुत सारे अभी प्रश्न हम सभी को करना है, तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। ठीक है, फास्ट चलेंगे, थोड़ा आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। कोई भी कमी होगी, बेसी होगी, ज़्यादातर होगी, सब कुछ हम बाद में बता देंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? ठीक, निकट, इधर, कल। बताइए। 23 नंबर प्रश्न है। इसका जो है ठीक, अभी हम लोगों ने देखा ना, ऊपर ऊपर एग्जाम्पल में देखा ही है, तो ठीक ही है इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है निपात कितने टाइप के होते हैं, आप लोगों को हमने साथ देखिए, ये ठीक है नहीं, अवधारणा बोधक ठीक है, तो यही है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 23 नंबर का व्याख्या देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो ये है इसका व्याख्या। हाँ, ठीक निपात का उदाहरण है, निपात अवश्य अव्यय होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर से रिवाइज करते हैं। जी, लगभग, करीब, तो, ही, तक, सा, पर, सिर्फ, केवल, क्या, काश, मत, क्या, जी, नहीं इत्यादि निपात के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। समझ में आई बात? चलिए ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्या है भाई? व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द कौन सा है? लेकिन जो है, क्या है ये? लेकिन, लेकिन क्या है लेकिन? क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्या है? बताइए। अव्यय है, लेकिन अभी ऊपर हम लोग देख के आए हैं। ठीक है, वो देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में देख लेते हैं थोड़ा सा। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार हो उन्हें अवयव सॉरी अव्यय कहते हैं। अतः रेखांकित शब्द क्या है? लेकिन अव्यय है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है। अफसोस, मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द के अवयव का प्रकार बताइए। क्या बोलता है? संबोधन सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय, हर्ष सूचक अव्यय, कौन सा है? बताइए। 25 नंबर का क्वेश्चन है, शोक सूचक। अफसोस की बात हो रही है तो शोक, वैसे ही शोक दुख वाली व्यक्त कर रहा है, तो शोक सूचक अव्यय है। ठीक है, हो तो गया सही। आगे बढ़ते हैं। आंसर है, देखा इसका, बी है। हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मय आदि सूचक अव्यय कहते हैं। लेकिन अफसोस क्या है? मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द क्या है? शोक सूचक अव्यय है। ठीक है, विस्मय आदि के अंतर्गत आता है। चलिए अब इसको देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है हमारा। 26 नंबर प्रश्न हमारा ये है। वेरी गुड। निम्न में अव्यय है। उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। बताइए, ये दोनों क्या है? ये सब तो साफ साफ दिख रहा है, संज्ञा या जो भी दिख रही है सब ये दिख रहा है। ये ठीक क्या है और उत्तर क्या है? बताइए। बी, ये है भैया अव्यय, 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 व्यय, व्यय, व्यय। ठीक है, दिए गए विकल्पों में ठीक जो है अव्यय शब्द है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, इधर, ठीक, वाह, आह, किंतु, परंतु इत्यादि। शेष जो शब्द हैं, उत्तर, जापान, जवाब, एक संज्ञा है, मैंने बताया पहले। 26 हो गया। अब चले 27 नंबर प्रश्न पर। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है, बताइए। अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म।
समुच्चय बोधक की बात करें, अर्थात हो गया, अतव्यय हो गया, अतवा हो गया। आजन्म दूसरा ही है, आजन्म अलग ही टाइप का है, अलग ही आदमी है साला, वही वाली बात है। सॉरी, इस जो वर्ड हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे क्षमा कीजिएगा इस चीज़ के लिए। वो किसी फिल्म का डायलॉग है। 27 कौन सा समुच्चय सबोधक है? ठीक है, बताया, ये अजन्म ही है, तो ऐसा उत्तर, इसका आंसर देख लेते हैं। अगला अगला है, हाँ, उपर्युक्त विकल्पों में आजन्म शब्द समुच्चय बोधक नहीं है। शेष शब्द अर्थात अतएव, अथवा, समुच्चय, समुच्चय अव्यय हैं। ठीक है, समुच्चय ऐसे पद अव्यय होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों या पदों को परस्पर जोड़ते हैं। दो भेद होते हैं, जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण। ठीक, कुछ समुच्चय बोधक इस प्रकार हैं कि और, व, एवं, तथा, या, वा, कि, किंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, इसलिए, जो कि, मानो, अतः इत्यादि। समझ में आया? तो इस टाइप के दो दो समुच्चय बोधक अवयवों को देख लिए हम। अब आइए, ठीक है, समुच्चय बोधक अवयव हो गया। अब आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। ये तुरंत ही दिख जा रहा है तो इसको दिखाई देते हैं। बोलता है, 28वां प्रश्न है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? विकृत, विकृत कौन सा पद नहीं होता, बताइए। संज्ञा, अवयव, अव्यय हो गया, विशेषण, विशेषण हो गया, और क्रिया। संज्ञा हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकता है, लेकिन अव्यय है जो जैसा है वो वर्ड हमेशा रहता है, चाहे किसी के साथ, चाहे एक वचन के साथ, चाहे बहुवचन के साथ, चाहे राम के साथ, चाहे शाम के साथ, चाहे किसी के साथ, हमेशा एक ही जैसा वर्ड यूज होता है। तो अव्यय पद विकृत नहीं होता। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं होता। जैसे जब इधर, जब कभी भी इस्तेमाल किया जाएगा ये वाला, तो ये जब हमेशा जब ही लिखा रहेगा। इधर, इधर आ जा, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, इधर रहिए। उधर, इधर इसी तरह से आएगा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, ये ऐसा ही होगा, इसमें कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो ये अव्यय है, अव्यय है, व्यय तो नहीं होगा, अ है, मतलब व्यय ही नहीं होगा। लॉजिक समझिए और कुछ नहीं, ज़्यादा वर्डों पे मत जाइए। 26 नंबर है जो, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? 29, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ आप लोग जानते हैं, बताइए। 13, 12, 14, 15, तो 13 13 भागों में विभक्त किया जाता है। आइए देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 13 प्रकार के हैं। चलिए ठीक है, एक एक देख लेते हैं बारी बारी से, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। बोलता है कालवाचक, आगे, पीछे, बाद, ये कालवाचक है। दूसरा है स्थानवाचक, यहाँ, पास, निकट। तीसरा है दिशावाचक, और, कहाँ चला गया पेन, हाँ, पेन कहाँ चला जा रहा है, अरे कहाँ चला गया भाई, खो जा रहा है, इसका कलर चेंज करना होगा। हाँ, दिशावाचक, और, तरफ, प्रति, आदि। ठीक है, साधनवाचक है द्वारा, जरिए, सहारे। पांचवा है हेतुवाचक, लिए, निमित्त, हेतु, आदि। छठवां है विषयवाचक, बाबत, नाम, विषय, आदि। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम। सातवां है व्यतिरेकवाचक, व्यतिरेकवाचक, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। आठवां है विनिमयवाचक, बदले, जगह, एवज, इसके बदले, इसकी जगह, इसके एवज में, इस टाइप के वर्ड आते हैं। नौवां है सादृश्य, सादृश्य, सादृश्यवाचक, समान, भांति, तुल्य। सादृश्य मतलब उसके कॉपी के बराबर, हाँ, जैसे ये बराबर, दोनों समानांतर, या इसका छवि या कॉपी, जो भी बताया मैंने सही बताया। विरोधवाचक, खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत। सहचरवाचक, साथ हो गया, समेत हो गया, सहित हो गया। ठीक इसी तरह से 12वां है संग्रहवाचक, तक, पर्यंत, मात्र, आदि।
13 नंबर क्या है? तुलनावाचक, अपेक्षा, आगे, सामने आदि। समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जो शब्द वाक्यांशों, शब्द तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? व्याधिकरण बोलते हैं, या संबंधीकरण बोलते हैं, समानाधिकरण बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब होता है कि कई कई सारी चीजें होती है ना, समुच्चय। गट्ठर के रूप में समुच्चय होता है, ठीक है। जो शब्द वाक्यांश, वाक्य, शब्दों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अवयव अव्यय कहलाते हैं। कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय हैं इसलिए, जैसे कौन है? और है, करना, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अन्यथा, ये सब है आदि। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है, राम ने खाना खाया और सो गया। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। श्रुति तो पढ़ रही होगी लेकिन गुंजन नहीं पढ़ता है, घूमता रहता है, देखा हूं मैंने इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि व्यधिकरण है, समानाधिकरण है, समुच्चय बोधक अवयव के भेद है। अव्यय के भेद है, समझ में? ये थोड़ा सा है, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे बार बार तो समझ में आएगा। आगे देखते हैं। बोलता है निम्न में अव्यय है। ठीक है, भारत हो गया, श्याम हो गया, आ हो गया, दक्षिण हो गया। तो अव्यय कौन सा है भाई? ये है क्या? ये है क्या? ये तो संज्ञा दिख रहा है। ये भी संज्ञा दिख रहा है। आप बताइए, ये है कि ये है? दोनों में से बताइए। 31 नंबर है। 31, 31 नहीं, 31, 31। आह, आह जो है, आह नहीं बोलते? आह, आह जो है विस्मयादि बोधक है ना, तो वही है। ठीक है, समझ में आया? आइए अगले उस पर चलते हैं, पीडीएफ पर। बोलता है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय, ये व्यय हो गया और अ जोड़ दीजिए, अव्यय हो गया। जैसे आ, हाय, वाह, शाबाश, हाँ, किंतु, जब तक, अंत, या इत्यादि। तब तक, अंततः, ये फलाना ठिकाना, जो भी इस टाइप के होते हैं सारे आते हैं अव्यय के अंतर्गत, अव्यय के अंतर्गत। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं हम। तो वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, कौन सा है बताइए? क्रिया विशेषण है, चल तो रहा है और क्रिया की विशेषता बता रहे तो धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण, ऑब्वियस सी बात है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। वाक्य धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि चलने की क्रिया को धीरे धीरे हो रही है। समझ में आए? आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। संबंध सूचक अव्यय, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, समुच्चय बोधक अव्यय, बताइए। एक दूसरे से संबंध बना रहा है ना, रात भर जागना और स्वास्थ्य एक साथ मिला दे रहा है, तो संबंध सूचक अव्यय ही तो है, और क्या है? ठीक है, अव्यय वो देखते हैं अब, वो व्याख्या। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित भाग में संबंध सूचक अव्यय है। अब आइए चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। सॉरी, दिख गया आंसर। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न, जिन अव्यय का संबंध, अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं है, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वो क्या बोलते हैं? साफ साफ दिख रहा है ये, इसमें आदि बोधक। ठीक है, उन्हें इसे मार दिया, लेकिन तो विस्मयादि बोधक ही होता है। विस्मयादि बोधक 3-4 चीज़ें होती हैं, शोक करता है, खुशी होता है, आश्चर्य करता है, तो यही होता है, वक्ता से नहीं होता है। ठीक है, तो हो गया। 35 नंबर देखते हैं। 35 बोलता है वाह, वाह, अभी अभी इसके बारे में बात हुई है, कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? हर्षबोधक है, संबोधित अव्यय है, शोकबोधक अव्यय है, तिरस्कार बोधक। इन दोनों तो साफ साफ दिख रहे हैं। शोक तो ऐसा कुछ नहीं, रो तो रोने की बात और दुखी की बात तो कर नहीं रहा है, साथ ही साथ तिरस्कार तो नहीं कर रहा, चल निकल, उठ, ऐसा तो बोला नहीं है, जा, ऐसा तो बोला नहीं है। संबोधन भी नहीं कर रहा, अरे सुनिए, ऐसा नहीं है, तो हर्षबोधक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। विस्मयादि बोधक के जो अव्यय हैं उनके उपभेद देख लेते हैं। हर्ष बोधक होता है मतलब खुशी रहती है, वाह, आहा, शाबाश, धन्य है, जय। ठीक है। दूसरा है शोक बोधक, आ हाय, काश, त्राही त्राही। ठीक है। तीसरा है आश्चर्य बोधक, ओहो, है, है। ठीक है। ठीक है। चौथा है स्वीकार बोधक, हाँ, जी हाँ, ठीक है, इस तरह से। अनुमोदन बोधक, ठीक, अच्छा, हाँ 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 हाँ, अनुमोदन, ठीक। तिरस्कार बोधक, छी, हट, देख, बुरा। ठीक है। सातवां है संबोधन बोधक, क्या है, अरे, अरे, रे, अजी, हे, अहो, अहो भाग्य हमारे आप जो पधारे, इस टाइप का वर्ड होता ना, अहो। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देख लेंगे, समझ में आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। इस प्रश्न में रेखांकित शब्द कौन सा है? संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है? बताएं, बताएं। देखिए, गाती है, सुंदर गाती है, अत्यंत सुंदर गाती है, तो क्रिया विशेषण में ही तो आ रही। समझ में आ गया? तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। बोलता है माधवी जो है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। वाक्य में रेखांकित जो शब्द है अत्यंत क्रिया विशेषण है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर, यहाँ, आजकल, प्रतिदिन, अत्यंत, किंचित, बहुत, बारी बारी, तिल तिल, बस, थोड़ा, इत्यादि। ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? अव्यय है वो कभी चेंज भी नहीं होगा, हमेशा एक ही तरह से रहना चाहिए, और परिमाणवाचक होना चाहिए, और क्रिया विशेषण भी होना चाहिए। बताइए। तो ऑप्शन है क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत। यह अत्यंत है। अत्यंत मतलब यह है कि इसमें परिमाण की बात कर रहा है। अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बहुत, ये सब चीज़ अत्यंत है। अत्यंत दुखी था, अत्यंत, इस टाइप की थी, चल बात कर रही है, और क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। तो ये व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में ये बोलता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के। जैसे पहला स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। दूसरा सबसे लास्ट में है जो रीतिवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, इधर, उधर हो गया। कालवाचक क्या है? रात भर, आजकल, हर बार, बार बार, प्रतिदिन। ठीक है। परिमाणवाचक क्या है? बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल। अब इसके पहले वही तो था। रीतिवाचक क्या है? ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए, आदि। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझ जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ सकते तो फिर भी समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ सकते फिर भी समझिए। फिर अगर नहीं समझ में आए फिर भी तो मेरे पास मैसेज करिए, हम समझाएंगे। 38 नंबर प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं, अव्यय हैं। सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। परिमाण की बात कर रहा है, याद रखिएगा। परिमाण की बात कर रहा है, सर्वत्र की बात नहीं। यहाँ हो गया गलत, ये भी गलत हो गया, ये नहीं है, ये है, तो सी होना चाहिए। 38 नंबर बताइए। इतना, परिमाण की बात कर, इतना, इतना सा था, मुट्ठी भर सा था। ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका वो देख लेते हैं। परिमाण जो ठीक है, सही है। हाँ। 39 नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी, विकारी दोनों? कोई नहीं। समुच्चय बोधक मतलब क्या होते हैं? विकारी, अविकारी, दोनों, इत्यादि। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द हैं ये। अविकारी, इनका विकार नहीं होता, ये फिक्स शब्द होते हैं। जैसे दो शब्दों को परस्पर जोड़ने से जो शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो वाक्यों के परस्पर जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं, दो, एक वाक्य ये है, एक वाक्य, इनको जोड़ने वाले जो जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, इनको जोड़ने वाले को समुच्चय अवयव बोलते हैं, समुच्चय बोधक अवयव बोलते हैं। ये सदा अपरिवर्तित होते हैं, मैंने बताया ही हमेशा। अविकारी होते हैं, अव्यय रहते हैं। जैसे आधी, आई और पानी वर्षा, यहाँ और अव्यय जो है ये समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह पद दो वाक्यों आधी, आई, पानी वर्षा को जोड़ता है। ठीक है। ये जो शब्द है, और ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
40 लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से का पद कौन सा भेद है? योजक है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है? बताइए। साफ साफ दिख रखा है, अलग ही लेवल का, अलग ही आदमी है भाई। बताइए, लिखिए 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 लिखिए, फटाफट 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 लिखिए। साफ साफ दिख रहा है, क्रिया विशेषण। लपक कर पहुंचा तो ठीक है, पहुंचा तो ठीक है, लपक कर, और जल्दी से पहुंचा तो जल्दी से ही बोले, क्रिया विशेषण बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में हम व्याख्या देख रहे हैं, ठीक है। वाक्य में जल्दी से पद जो है वो क्रिया विशेषण है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ जल्दी से पहुंचने की क्रिया को विशेषता बता रहा है, अतः क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषता 4 प्रकार की होती है। रीतिवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, और बाकी दो उधर है। हम्म 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 हम्म। थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी साथ में रहें, हमारा साथ दें। तीसरा परिमाणवाचक, चौथा स्थानवाचक। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं रीतिवाचक को। धीरे धीरे, अचानक, एकाएक, शनैः शनैः, ये रीतिवाचक, एक रीति चल रही है, रीति रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, वही वाली बात। कालवाचक क्या है? कभी कभी, अरे काल की बात करें, प्रायः है, सदा, दोपहर, सुबह, शाम। और ये है परिमाण। परिमाण मतलब कुछ क्वांटिटी की बात कर रहा है, जैसे केवल, बस, बहुत, हल्का फुल्का, कुछ थोड़ा, इस टाइप का, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थानवाचक क्या है? समीप, निकट, भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ। स्थानवाचक हो गया, क्रिया विशेषण। ओके, अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में, निम्न में क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या दीजिए? दीजिए दीजिए। 41 नंबर प्रश्न है, बताइए। डी नंबर सही होगा, रात भर जागती रही। क्रिया विशेषण की, जागती रही लेकिन रात भर, तो हो तो क्या, उसकी बात बता रही है। अगर यहाँ रहता, भौंक रहा है, तेज से भौंक रहा था, तो हो सकता है यहाँ हो सकता है, लेकिन ये सही है, रात भर जागती रही खाना। ठीक है, अब आइए देखते हैं, मैंने सही बोला है। राधा रात भर जागती रही में कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक होता है जो कभी कभी, प्रायः, सदा, दिन भर, रात भर। दूसरा है परिमाणवाचक, जैसे कम, अधिक, ज़्यादा। ठीक है, और तीसरा स्थानवाचक, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। ठीक है, चौथा है रीतिवाचक, जैसे जैसे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक, कभी कभी, अधिक मत बोलो। ठीक, अधिक मत बोलो वाक्य में मत जो है निपात के रूप में प्रयुक्त है, परंतु मत जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में है। तो मैंने बताया क्रिया विशेषण के रूप में हम लोग जानते हैं, आंसर इसका मैंने लगाया ही था, रात भर की बात हो रही है। ठीक है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे, इसके भरोसे, अभी अभी इसके पढ़े हैं कैटेगरी में हम लोग, तो वही है। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। पढ़ के बताइए। तो संबंध जोड़ रहा, और क्या, संबंध बोधक में भरोसे। भरोसे शब्द संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का ज्ञान कराने वाला। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनकी संबंध वाक्य के अन्य, उनका संबंध अन्य वाक्य के अन्य शब्दों के से जोड़ता है या बनाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बोलता है, ऊपर, ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, बाहर, अंदर, भीतर, बिना, भरोसे, सहित, निकट, पास। समझ में आया? तो भरोसे शब्द में क्या है? ये सारी चीज़ें संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, अब 43 नंबर देखते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है, प्रविशेषण है? बताइए। बिक रही है, ये तो क्रिया हो गया, ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, धड़ाधड़ की बात कर रहा है तो धड़ाधड़ दूसरा हो सकता है। ठीक है, 43 नंबर का आंसर होगा आपका ए ही होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि बिक रही है, बिकने को ही धड़ाधड़ बता रहा है ना, तो यही होगा। तो देख लीजिए आंसर क्या है।
पुस्तकें धड़ धड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ जो शब्द है क्रिया विशेषण है। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धड़ाधड़ शब्द बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण। आप भी जानते हैं, बताइए। 44 नंबर का है, साफ साफ दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तूफान नहीं था, अव्यय ही है। अविकारी शब्द होते हैं, इनका कोई विकार नहीं होता, चाहे किसी के साथ लगाया जाए, कभी भी लगाया जाए, दिन रात सवेरे संध्या कहीं भी, हमेशा एक ही तरह रहते हैं। तो जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक मैंने भी बताया है अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, यहाँ वहाँ, अविकारी शब्द होते हैं। शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। तो चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। चलिए चार भेद भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा याद हो जाएगा। पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। समझ में आया? अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? ठीक है, तेज है, बुद्धिमान है, पहला है मीठा है। समझ में आया? बुद्धिमान तो विशेषण है ही, और तेज इसका क्या है? बताइए 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 बताइए। 45 नंबर प्रश्न है। तेज है, बुद्धिमान तो है, बहुत तेज है, तो उसका बाप है ये। ठीक है, इसलिए इसको बता रहा है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तेज शब्द क्रिया विशेषण है, बुद्धिमान मीठा गुणवाचक विशेषण है तथा पहला क्रम सूचक संख्यावाचक है। लेकिन जो तेज शब्द है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये बुद्धिमानी को भी आगे लेके जा रहा है, उससे पहले है कि वर्ड जोड़ा जा रहा है। फिर बोलता है 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। हाँ, वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय है, बताइए। संकेतवाचक, कारक, कारणवाचक, परिणामवाचक, संबंधवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? 46 नंबर। कारणवाचक है, कारणवाचक, क्योंकि उसी पे डिपेंड है ना। लाचार है क्योंकि वो अंधा है, अंधा है तभी तो वो लाचार है। तो बस यही है, उसी पे दे रहा है। हिंदी को लेकर ऐसे चलता है, हिंदी दिल से लेने की जरूरत नहीं है। बा बी है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, में कारणवाचक अव्यय है। संकेतवाचक में दो प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि यदि राम जाएगा तो राधा आएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बनाता है तो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है, एक दूसरे से कराता है। जैसे अब तक, रात भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए, अतिरिक्त, बजाय आदि। परिमाण वाचक में माप तौल की वस्तुओं का प्रयोग होता है। जैसे बहुत, बहुतेरा, कुछ, सब, सारा, समूचा, थोड़ा, अधिक। ये परिमाण वाचक में माप तौल की वस्तुओं को प्रयोग होता है। 46 नंबर देखते हैं। ऐसा लगा मानो बम फटा, कौन सा अवयव है? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, करण बोधक। 46 के बाद 47 नंबर प्रश्न है हमारा। ऐसा लग रहा है मानो बम फटा, स्वरूप बोधक है, बता रहा है किसी चीज को। ठीक है, किसी चीज को बता रहा है। तो देख लीजिए, ऐसा लगा मानो बम फटा, स्वरूप बोधक अव्यय है। कारण बोधक वह क्यों भाग रहा है, ये कारण वाला हो गया। संकेत बोधक क्या होता है? मोहन ने राधा को अंगूठी दिखाने का इशारा किया, देने का इशारा किया, देखने का इशारा किया। तो ये भाई सीधी सीधी बात है, साफ साफ दिख रहा है। संकेत अलग है, कारण यह है, उद्देश्य वाला अलग है, और स्वरूप बोधक यही है। बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ आसान से ही समझ आ रहा है। बोलता है 48 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, वह इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। पढ़ता है ये क्रिया हो गई, धीरे धीरे पढ़ता है तो क्रिया विशेषण हो गया। 48 नंबर है, देख लीजिए। नहीं, विशेषण है भाई। बहुत धीरे धीरे कहेगा तब क्रिया विशेषण आएगा। ये बहुत अगर लग गया तब क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, जल्दी आओ मत मास्टर। 48 नंबर प्रश्न है। बोलता है
राम धीरे धीरे पढ़ता है में धीरे धीरे जो क्रिया विशेषण है, क्रिया की जो विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। अब आते हैं इसको संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, समाचार पत्र हो गया, पुस्तक हो गया, पानी हो गया इत्यादि। ठीक इसी तरह से सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे सर्वनाम कहलाता है, जैसे वह जाता है। विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा घोड़ा काला है, यह यहाँ काला विशेषण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा आराम करना होगा, रुकना होगा। हम UP+C को पूरी तरह से कवर करेंगे। हिंदी तो कर ही देंगे, हिंदी तो लगभग हो ही गया है, 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर और बचा, वो भी कर देंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे यस इसके बाद शुरू करेंगे कंप्यूटर। कोई भी शुरू कर सकते हैं, आगे पीछे ये हो सकता है, कोई क्रोनोलॉजी ऑर्डर में नहीं है। तो आपको क्या करना, हमसे जुड़ना है भाई, कमेंट सेक्शन में लिखना है, चीज़ें बातें बतानी है हमें, और फीडबैक देना है। फ़ोन कॉल करके या कैसे भी करके। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि हम बैच चलाते हैं, पेड ग्रुप चलाते हैं। पेड ग्रुप जो हमारा आपको ये नंबर पे दिख रहा होगा, किस चीज़ का पेड ग्रुप चलाते हैं, पैड ग्रुप क्या चलते हैं। पैड ग्रुप हमारा ये चलता है, कैसे चलता है, हाँ ऐसे चलता है। स्टेनो का पेड ग्रुप चलता है, स्टेनो का पेड ग्रुप चलता है। ये स्पीड वाली भी हो सकती है, स्पीडोग्राफी वाली। ठीक है, स्पीडोग्राफी वाली, उसके साथ बेसिक भी चलती है, एडवांस भी चलती है। ठीक है, एडवांस भी चलती है, सारी सब कुछ दी जाती है। PDF भी दिया जाता है, और भी ऑडियो भी, डिक्टेशन भी दिया जाता है, और वीडियो लेक्चर भी दिया जाता है। सब कुछ मिलता है, लेकिन आपको जो आवश्यकता है आप अपने हिसाब से फ़ोन नंबर जो दिए गए हैं उस पर आप कर सकते हैं। चाहे कोई हम या हमारी कोई टीम, कोई भी मेंबर उठाएगा, हमसे बात हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप हमसे जुड़े रहें। आने वाले टाइम पे हम सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे और एक नए आयाम तक लेके जाएंगे अपनी तैयारी को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।